नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर 4 या 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस दौरे में रूसी राष्ट्रपति से तेल खरीद के साथ रक्षा और व्यापार जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी साल अगस्त में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के मॉस्को दौरे के दौरान पुतिन के भारत दौरे की घोषणा की गई थी। हालांकि उस समय तारीखों फाइनल नहीं हुई थी। पीएम मोदी और पुतिन बाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान चीन में मिले थे। देश भर में एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच टीएमसी के 10 सांसदों का डेलीगेशन शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। सांसदों और चुनाव आयुक्त के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। मीटिंग से बाहर आने के बाद टीएससी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम से मिले। हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रोसेस की वजह से लगभग 40 मरे हुए लोगों की लिस्ट सौंपी। हमने मीटिंग ये कहकर शुरू की कि मिस्टर कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से रंगे हैं। हमने 5 सवाल पूछे, किसी का भी जवाब नहीं मिला। मीटिंग के अंदर जो हुआ वो यही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। मीडिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज जबरदस्त, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन से भी बीरभूम से भी लेके गया, वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे। इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा? उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो? ऐसा तो बोल नहीं सकते। अयोध्या एसआईआर फॉर्म को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गए हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर अयोध्या में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जहां भाजपा पर वोट कटवाने की साजिश का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विवाद बढ़ने के साथ प्रशासन भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने में जुटा हुआ है। सपा नेता तेज नारायण पांडे पवन ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग कर विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के मतों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि निर्वाचन विभाग द्वारा 2003 की पुरानी और त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के आधार पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिनमें नाम, पिता का नाम, मोहल्ला और अन्य महत्वपूर्ण विवरण गलत हैं। सपा ने यह भी आरोप लगाया है कि कई इलाकों में बीएलओ अपना काम भाजपा कार्यकर्ताओं को सौंप रहे हैं, जिसमें मनमाने तरीके से वोट काटने की आशंका बढ़ गई है। पार्टी ने सिर्फ साफ कहा है कि इस स्थिति में पारदर्शिता संदेह के घेरे में है। अयोध्या एसआईआर फॉर्म को लेकर राजनीतिक हलचल, विवाद तेज हो गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर अयोध्या में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा, जहां वे भाजपा पर वोट कटवाने की साजिश का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विवाद बढ़ने के साथ प्रशासन भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने में जुटा हुआ है। सपा नेता तेज नारायण पांडे पवन ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग कर विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के मतों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि निर्वाचन विभाग द्वारा 2003 की पुरानी और त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के आधार पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिनमें नाम, पिता का नाम, मोहल्ला और अन्य महत्वपूर्ण विवरण गलत है। सपा ने यह भी आरोप लगाया है कि कई इलाकों में बीएलओ अपना काम भाजपा कार्यकर्ताओं को सौंप रहे हैं, जिससे मनमाने तरीके से वोट काटने की आशंका बढ़ गई है। पार्टी ने साफ कहा है कि स्थिति में पारदर्शिता संदेह के घेरे में है।
ब्रह्मकुमारी राज आयोग केंद्र पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए मयूर नृत्य किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्मकुमारी राज आयोग केंद्र के शुभारंभ के लिए पहुंची थी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की। राष्ट्रपति सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम गुलजार उपवन राज आयोग प्रशिक्षण केंद्र सुल्तानपुर रोड लखनऊ में आयोजित हुआ। किशनगंज में जेडीयू के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के मद्देनजर बीते कई दिनों से संदिग्ध लोगों का आगमन लगातार ठाकुरगंज में हो रहा है। विधायक गोपाल अग्रवाल के अनुसार ये संदिग्ध लोग ई रिक्शा के माध्यम से अपने जीवन यापन का सामान लेकर बंगाल से किशनगंज पहुंच रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये खुलासे किए कि सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं जेडीयू विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने कहा, घुसपैठिया कह देने से नहीं होता है, उसका प्रमाण भी देना पड़ता है। वहीं सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा, सत्ता में आपकी सरकार है, फिर कैसे घुसपैठी शरण ले रहे हैं। बंगाल में एसआईआर हो रहा है, जिसको लेके काफी खलबली मची हुई है। परिणाम ये हो रहा है कि पिछले 10 दिन से सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद टोटो से ऐसे काफी लोग एसआईआर से जिनको बचना है, वो लोग बड़ी संख्या में हमारे इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे पास चंद फोटोज भी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अलग अलग किस्म के लोग हैं। ये एसआईआर के कारण जो है बंगाल से हमारे यहाँ आ रहे हैं। आपको देखिए 7-8 टोटो का मेरे पास फोटो है, जो लोग इसमें आ रहे हैं। भाई तो आप तो आज एमएलए हैं, तो प्रूफ दे दीजिए, सरकार आपकी है। आप ऐसे ही कह दीजिएगा, कुछ भी स्टेटमेंट दे दीजिएगा तो नहीं चलेगा ना। आप बताइए कौन कौन घुसपैठिया है और कहाँ से घुसेगा। आप पूरे एशिया में, हिंदुस्तान में तो सबसे गरीब इलाका है ही है। आप आसपास के जितने मुल्क हैं वो आपसे बेटर है, आपके कंट्री से बेटर। हमारे हिंदुस्तान के पर कैपिटा से बेटर पर कैपिटा है बाकी मुल्कों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये प्रति लाभुक की दर से 1,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस योजना के तहत अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को 14,600 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जिन महिलाओं ने अपने रोजगार की शुरुआत की है, उनके लिए आगे भी सहायता उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में 3 लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि योजना के तहत मिली राशि से उन्होंने अपने रोजगार की शुरुआत की और आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये योजना भी महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। राज्यसभा सांसद और भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के सांसद निधि और सीएसआर फंड से राज्य की जनता को कल राजधानी रांची में एक बड़ी सौगात मिली, जिसे लेकर चिरौंदी स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक साथ 6.08 करोड़ की स्वीकृत लोक कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। अनीता वर्मा जी से आग्रह करते हैं, सरकार को विरोध करने में हमेशा अपनी प्रथम भूमिका निभाती है, ऐसे हमारे
विद्यार्थी कुजूर के लिए भी जोरदार ताली बजा के हम स्वागत। चलकर आए हटिया के लोकप्रिय विधायक जो लगातार चौथी बार अपने क्षेत्र राज्यसभा सांसद और भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के सांसद निधि और CSR फंड से राज्य की जनता को कल राजधानी रांची में एक बड़ी सौगात मिली है, जिसे लेकर चिरौंदी स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक साथ 6.08 करोड़ की स्वीकृत लोक कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी विधायक CP सिंह, नवीन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत राजनांद शहर के गुरु नानक चौक से हुई। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और प्रदेश के प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। इस दौरान लोगों को स्वदेशी अपनाने और स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अभियान का हिस्सा है और इसका उद्देश्य लोगों को स्वदेशी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। यात्रा के दौरान लोगों को स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान के महत्व के बारे में भी बताया जाएगा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस यात्रा का आयोजन किया गया है और ये 25 दिनों तक चलेगी। स्वदेशी जागरण मंच और केट के माध्यम से स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा 2500 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में 25 दिनों में यात्रा करके स्वदेशी के चीज का उपयोग करने के संबंध में जन जागृति और जन जागरण ये पूरे राष्ट्रीय स्तर में चल रहे अभियान का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से इसकी शुरुआत आज राजनांदगांव से हुई है और राजनांदगांव से यात्रा चलते चलते पूरे छत्तीसगढ़ का परिक्रमा लगाएगा और मूल विषय यही है, स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस पर टिप्पणी कर रही है, इससे कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं मिटने वाला। लेकिन कुछ दिनों से लगातार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो भाजपा ने 2-4 सीटें जीती जरूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ अहंकार भी उनका स्वाभाविक है। वही अहंकार पतन का कारण उनका बनेगा। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में अहंकार आ गया है, ये अहंकार पतन का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि आजकल राजनीतिक मंच पर बीजेपी के लोग हर दूसरे व्यक्ति से रावण की तरह संवाद करते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय जो रावणी शैली भाजपा के अंदर आ चुकी है, यही उनके पतन का कारण बनेगी। एक साल पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश को चौंका दिया था। भाजपा देश के कई राज्यों में सत्ता पर काबिज हो रही थी, लेकिन झारखंड में बुरी तरह हार गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीतकर अपार बहुमत हासिल की थी। ये हेमंत सोरेन के अब तक के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। जेल से बाहर आने के सिर्फ 4-5 महीने बाद ही उन्होंने न केवल अपने दल की सीटें बढ़ाई, बल्कि पूरे गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। जनता ने उन्हें सिर्फ सत्ता नहीं, एक मजबूत और भावनात्मक जनादेश दिया था। हेमंत 2.0 सरकार ने अपने पहले साल में खुद को स्थिर, तेज और जन केंद्रित साबित किया है। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की रिकॉर्ड जीत इसका सबसे ताज़ा प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में लगातार हार के बाद बैकफुट पर है।
कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी जंग जारी है। हालिया घटनाक्रमों की बात करें तो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर शब्द या वादे को निभाने की ओर इशारा कर रहे हैं। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा किया। इससे पार्टी नेतृत्व को उसके कथित वादे के बारे में सार्वजनिक तौर पर संकेत के रूप में देखा गया था। नंदुरबार में शिवसेना उम्मीदवार के प्रचार में हुई सभा में आमदार चंद्रकांत रघुवंशी ने फिर एक बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा भविष्यवाणी की। उनकी बात को दोहराते हुए रघुवंशी जी, आपके बात को मैं और भी मजबूती से पेश कर रहा हूं। आपने कहा है कि इससे पहले एकनाथ शिंदे जी जैसे सीएम महाराष्ट्र देखे नहीं और भविष्य में देखेंगे नहीं, पर अगर जनता से पूछे कि उनके मन का मुख्यमंत्री कौन है, तो जनता आज भी मनचाहे मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे जी का नाम लेते हुए दिखेगी। परंतु चिंता न कीजिए, भविष्य के इतिहास में फिर से एक बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही होंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार खराब होती हवा अब केवल पर्यावरण या मौसम की खबर नहीं रही, बल्कि ये लोगों के जीवन से जुड़े बड़े फैसलों को प्रभावित करने लगी है। सिमटेन पल्स आई के ताज़ा सर्वे में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बड़ी संख्या में लोग अब दिल्ली एनसीआर छोड़कर किसी अन्य शहर में बसने का गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जहरीली हवा, लगातार बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं और महंगाई ने मिलकर लोगों को मजबूर कर दिया है कि वे अपने परिवारों के लिए साफ हवा की तलाश में नया ठिकाना ढूंढें। सर्वे के अनुसार 79% लोग प्रदूषण के कारण दिल्ली छोड़ने के बारे में सोचने लगे हैं। इनमें से 33.6% लोग वास्तव में दूसरे शहर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि 15.2% लोग तो पहले ही दिल्ली से बाहर जा चुके हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 31% लोग अब गंभीरता से इस फैसले पर विचार कर रहे हैं। इनमें से कई लोग नए शहरों में घर देखने, बच्चों के एडमिशन की जानकारी जुटाने और परिवार के साथ संभावित शिफ्टिंग प्लान बनाने में जुट चुके हैं। सर्दियों ने दस्तक दे दी है, ठंड का एहसास होने लगा है। ज़्यादातर लोगों को सर्दियों का मौसम खूब भाता है। गर्मी हो सर्दी, दोनों ही मौसम का अपना मज़ा है और अपनी एक अलग खूबसूरती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी इंसान के हृदय के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये साइलेंट हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। सर्दियों का मौसम अधिकांश लोगों के लिए सुखद होता है। विशेषकर इन दिनों में खाने पीने की वस्तुओं की भरमार होती है। साथ ही साथ धूप का आनंद भी लिया जा सकता है और बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम की अपनी विशिष्ट चुनौतियां भी हैं। सर्दियों में हृदय की देखभाल के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मौसम में शरीर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर कोई मरीज ठंड के समय में जो पहले से बीपी शुगर की दवा खा रहा है, तो ठंड में क्या रहता है, हमारी जो हृदय की धमनियां हैं वो सिकुड़ती हैं डायरेक्ट ठंड लगने से। उसके कारण, ये सिकुड़ने के कारण बीपी हमेशा शूट होता है। इसके कारण देखा है कि जो लंबे समय से बीपी शुगर की दवा खा रहा है और जो नहीं भी खा रहा है, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, जो सोचते हैं कि अभी तो हम ठीक है, उन लोगों में ये स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें हार्ट अटैक और साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक भी बढ़ते हैं, जिनके कारण कई बार पैरालिसिस की शिकायत और हार्ट अटैक की शिकायत इसलिए बढ़ जाती है। हार्ट अटैक के लक्षण: सीने में दर्द, सीने में दबाव महसूस होना, जकड़न या दर्द महसूस होना जो आराम करने पर भी ठीक नहीं हो, सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, बहुत ज्यादा पसीना आना।
इसके अलावा इसके अन्य लक्षण जबड़े, गर्दन, पीठ व बाहों में दर्द या बेचैनी होना। या अचानक ही जिंदगी में कोई नया परिवर्तन आया स्वास्थ्य को लेके, तो इसको एक बार इवेलुएट जरूर करना चाहिए। और जैसा यदि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी पाई गई, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनको नियंत्रित रखना चाहिए। साइलेंट हार्ट अटैक में ये लक्षण बहुत हल्के होते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक अधिकतर युवाओं में देखने को मिलता है और उन्हें उपचार करने का समय भी नहीं मिलता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसका पता अक्सर बाद में चलता है। इस परेशानी से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, जैसे नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, धूम्रपान छोड़ें और नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। देखिए, कई लोगों को साइलेंट अटैक आता है। जो नए लोग रहते हैं, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी नहीं रहती है, उनको साइलेंट अटैक आते हैं। और कई जो पहले से हार्ट के मरीज हैं और बीपी शुगर की दवा खा रहे हैं, इन लोगों को अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए नियमित सलाह देते हैं कि डॉक्टर से सलाह लें, परामर्श करें। और ठंड के समय में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें कि हम समय पे दवा खाएं। सुबह हम जल्दी ठंड के समय घूमने ना निकलें, गर्म कपड़े पहनें और थोड़ा सा गर्म खाना खाएं। और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़्यादा एकदम नहीं करें, इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें, आउटडोर भी लाइट वर्क करें। और खान पीन का विशेष ध्यान रहे, जंक फूड ना खाएं, ज़्यादा देर रात को ना खाएं और नियमित व्यायाम करते रहें। अगर आपको कोई नया या असामान्य लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। नियमित जांच करवाएं, खासकर यदि आपके परिवार में हृदय रोग का कोई इतिहास है। जब आप डॉक्टर के पास जाएं, तो अपने सभी लक्षणों और स्वास्थ्य इतिहास के बारे में उसे जरूर बताएं। बेरमो कोयलांचल क्षेत्र से एक बड़ी कार्यवाही की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एपीएन सिर्फ खबर ही नहीं दिखाती बल्कि उन पर अमल भी करवाती है। एपीएन में लगातार अवैध कोयला खनन की रिपोर्टिंग के बाद अब आखिरकार प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन हरकत में आया है। सीसीएल प्रबंधन गांधीनगर थाना के प्रभारी धनंजय सिंह, पुलिस दल बल की संयुक्त टीम और सीआईएसएफ ने चरकपनिया और आसपास के इलाकों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई अवैध कोयला सुरंगें बंद कराई गईं और अवैध खनन पूरी तरह रोक दिया गया। छापेमारी के दौरान जवानों ने कई जगहों पर सक्रिय सुरंगें पाई, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से कोयला चोरी के लिए किया जा रहा था। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा था, जिससे इलाके में चोरी, दुर्घटना और अपराध बढ़ रहे थे। लेकिन अब प्रशासन की सख्त कार्रवाई से लोगों में राहत की भावना है। बीच में लगातार खबर ये आ रही थी कि चरकपनिया जंगल तरफ जो है अवैध सुरंग बनाकर कोयले का निकासी किया जा रहा था, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। और थाना के तरफ से बार बार ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि इस तरह का कार्रवाई न करें। और इसी के तहत आज सीसीएल के सहयोग से संयुक्त रूप से गांधीनगर थाना पुलिस, सीसीएल और सीआईएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध जो भी सुरंगें हैं जितनी भी है उससे डोजरिंग कर उसके अवैध मुहानों को बंद किया जा रहा है। नहीं, इस तरह की थाना में कोई सूचना नहीं थी, फिर भी हमारे द्वारा इस पर निगरानी रखी जा रही थी। और जिस तरह की और जो भी है अवैध सुरंग अगर हमारे संज्ञान में आती है तो निश्चित ही इस सभी सुरंगों को बंद किया जाएगा। कहना यह है सर, इसका शिकायत ग्रामीणों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी प्रबंधन को प्राप्त हुआ था और मीडिया के द्वारा भी प्रबंधन को प्राप्त हुआ था कि कुछ इलीगल माइनिंग रेट होल्ड्स किया जा रहा है। तो आज हमने प्रशासनिक सहयोग से सारे लोगों को, अगल बगल के ग्रामीणों को अवगत कराते हुए कि भाई आप इस पर ऐसा काम न करें और सुरक्षित तरीके से इसको बंद करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।